dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all student today हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 रिलेटेड यूपी बिहार एमपी उत्तराखंड मॉडल पेपर फोर्थ, मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो फोर्थ मॉडल पेपर सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में इंटेंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है फोर्थ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो यहाँ पर चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, तो ये बाय द वे जब हम पीडीएफ बनाते हैं तो बीच वाला क्वेश्चन यहाँ पर पहले नंबर पर ऐड हो गया, तो कोई बात नहीं, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ हमको 100 एमसीक्यू करना है, इतना जानिए आप लोग, 100 एमसीक्यू करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सह संयोजक बंध द्वारा निर्मित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा MgO, थर्ड ऑप्शन है H2O एंड लास्ट ऑप्शन है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक बंध द्वारा निर्मित है? आंसर क्या होगा? आप लोग कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप आंसर गेस कीजिए करिए और आंसर को कमेंट करते जाइएगा। क्या होगा? आंसर गेस करो, कमेंट करते जाइए, या फिर एक कॉपी और पेन लेकर उसमें नोट करते जाइएगा। आपका जितना लास्ट में 100 में जितने एमसीक्यू सही होंगे आप उसको लास्ट में कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, जो जल होता है H2O, यही क्या होता है? एक ऐसा यौगिक है जो कि सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा निर्मित है। सहसंयोजक बंध दो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, मतलब कि ट्रांसफेरिंग से बनता है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं और इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है, जबकि NaCl, MgO और पोटेशियम ब्रोमाइड आयनिक यौगिक हैं जिनमें धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, द एवरेज एक्सीलरेशन विल बी, मतलब कि बोल क्या रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग 4 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो औसत त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 5 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 6 मीटर प्रति सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन है 8 मीटर प्रति सेकेंड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो 5 चौक 20, 5 25 होता है। आई मीन गांव में ऐसे ही होता है। तो आपको जब हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएं तो A = B - U हाफ AT वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग 25 - 5 अपान यहाँ पर जब हम 4 करेंगे तो 20/4, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज एक्सिलरेटिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फोर्स विल बी, मतलब कि बोल रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण प्राप्त कर रही है, तो उसका बल क्या होगा? उसका बल क्या होगा? 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 9 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या बोला है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, m = क्या हो गया? मास = 2 kg, और एक्सीलरेशन क्या दिया है? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर बल पूछा है तो न्यूटन का जो सेकेंड ला है F = m × a के अकॉर्डिंग हम जब करेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी वाला हो जाएगा, 6 न्यूटन। जब यहाँ पर देखो मास क्या है तो 2 × 3, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा जो है 6 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं F = m × a के अकॉर्डिंग 2 × 3 = 6 न्यूटन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज -15 सेंटीमीटर देन द मिरर इज, अब यहाँ पर क्या बोला है? -15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अगर दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दर्पण है वह क्या है? अवतल दर्पण है। अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? वहां पर जो है उत्तल दर्पण होता है, बट यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण है। तो क्या होगा? उत्तल, अवतल, समतल, गोलाकार। तो हमने आपको आंसर पहले ही बता दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो वह क्या हो? तो माइनस और प्लस दो ही एक ट्रिक है आप जिससे याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा कॉनकेव अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और उत्तल का कॉन्वेक्स का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज +2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ
इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो क्या बोला, एक उत्तल लेंस है जिसकी शक्ति प्लस 2 डायोप्टर। देखो वहां पर ऊपर वाले में क्या दिया था, नेगेटिव, यहाँ पर प्लस 2 डायोप्टर, मतलब कि यहाँ पर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उसकी फोकस दूरी क्या होगा बताइए, 0.5 मीटर, 2 मीटर एंड -0.5 मीटर, -2 मीटर। तो एक उत्तल लेंस की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी जो होगा क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, 0.5 मीटर होगा। कैसे हो जाएगा, तो P इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला है, तो F = 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर आ जाता है, सॉरी 5 मीटर आ जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ मच करेंट विल अ 1100 वाट, मतलब कि बोला क्या है, 1100 वाट हीटर ड्रा एट 220 वोल्ट, मतलब बोला क्या है यहाँ पर, हाउ मच करेंट विल अ 1100 वाट हीटर ड्रा एट 2020 वोल्ट, मतलब कि 220 वोल्ट पर 1100 वाट का हीटर कितनी धारा लेगा। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, बताइए आंसर क्या होगा। 220 वोल्ट पर 1100 वाट का हीटर कितनी धारा लेगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन सी वाला, 5 एम्पियर का धारा लेगा। तो कैसे लेगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर, भी आई, यहाँ पर क्या है, भी क्या है, वोल्ट है, आई क्या है, धारा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान भी, पावर और वो क्या दिया है, देखो 220 वोल्ट ये दिया है और पावर क्या दिया है वाट में, तो यह क्या है, एक 1100 वाट है। तो यहाँ पर जब करेंगे 1100 बटा 220 तो 5 एम्पियर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्क डन विल बी जीरो है, तो मतलब बोल क्या रहा है, कार्य जो होता है, जो कार्य होता है वह शून्य कब होगा, जब बल शून्य हो, विस्थापन शून्य हो, बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो, उपरोक्त सभी। वर्क डन विल बी जीरो है, कोई भी किया गया कार्य शून्य कब होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, कार्य शून्य तब होगा जब बल क्या हो, शून्य हो, विस्थापन शून्य हो, बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो, मतलब कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं W = F × S cos थीटा होता है। इफ F = 0 और S = 0 तो थीटा 90 अंश होगा, तो थीटा 90 अंश का मान क्या होता है, 0। सो वर्क विल बी 0। अगला प्रश्न है, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल व्हाइल मास रिमेन कांस्टेंट द वेलोसिटी विल बी। बोला क्या है, यदि किसी वस्तु का संवेग, जो संवेग है मोमेंटम, उसे हम दोगुना कर रहे हैं, कर दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे, मास जो है क्या वह सेम है, तो वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, आधा, दो गुना, समान, चार गुना। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे तो वेग क्या होगा। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का सातवें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो वेग होगा वह दोगुना होगा। P इक्वल टू क्या होता है, एम भी, इफ मास इज कांस्टेंट, मतलब कि यदि द्रव्यमान स्थिर है और संवेग को दोगुना कर रहे हैं तो वेग भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड ऑन, जो अपवर्तनांक होता है या फिर किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है या फिर किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, माध्यम के प्रकार पर, प्रकाश के रंग पर, तापमान पर, उपरोक्त सभी पर। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वह डिपेंड करता है टाइप ऑफ मीडियम या फिर नेचर ऑफ मीडियम, प्रकाश का रंग, वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट, टेम्परेचर। सो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, 1 किलो वाट हावर इज इक्वल टू, मतलब कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁵ 5 जूल, 3.6 × 10⁵ 6 जूल, 3.6 × 10⁵ 7 जूल एंड 36 × 10⁵ 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह किसके बराबर होता है। देखो अगर पूछा जाए घरेलू परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय को किसमें मेजर किया था, तो किलोवाट हावर में मेजर किया था, गणना किया जाता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ तो 1 किलो हावर इक्वल टू 1000 वाट मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगला प्रश्न है, समांतर संयोजन में प्रतिरोध का समतुल्य मान हमेशा क्या होता है। In a parallel combination of resistors, the equivalent resistance is always greater than the smallest resistance, equal to the largest resistance, less than the smallest resistance and infinite.
मतलब बोला क्या है, ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, छोटे वाले प्रतिरोध से ज्यादा होता है और बड़े वाले प्रतिरोध के बराबर होता है। लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से जो है ज्यादा होता है और कम होता है, मतलब कि लेस देन बोला तो मतलब कम होता है, एंड इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। तो समांतर संयोजन में प्रतिरोध का समतुल्य मान जो होता है वह हमेशा क्या होता है? सो करेक्ट आंसर है सी वाला, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। क्या होता है? सबसे छोटे प्रतिरोध वाले से भी सबसे कम होता है, ऑप्शन सी वाला होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r1 इक्वल टू आर, वो आर इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 इनफाइनाइट। हेंस टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, पूछा क्या है निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? HCl, CH3, COOH, H2CO3 एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी यहाँ पर एस्टिक अम्ल जो है या वीक एसिड है। HCl आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला प्रश्न दिया है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीकरण में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताइए? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? सी आर हमने बताया था और एओ आपको हमने कल वाली वीडियो में बताया था। तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस, मतलब कि जब हम पीरियोडिक टेबल में या फिर आवर्त सारणी में बाएं से आवर्त सारणी में आवर्त में जो है पीरियड में जो है बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब कि क्या जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम समान रहती है, अनियमित, इरेगुलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा, डिक्रीज होगा। जब हम क्या करेंगे आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वह क्या होता है? विल बी डिक्रीज, डिक्रीज होता है। ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियर आवेश, जो न्यूक्लियर आवेश होता है उसके बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस जो होता है वह घट जाता है, नाप की आवेश बढ़ने से त्रिज्या घटती है। अगला प्रश्न है Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट जिंक, ZnSO4 प्लस Cu इज अ रिएक्शन, मतलब क्या बोला है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है, तो यह किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? विस्थापन, विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज, सोडियम में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 2 7 8। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन ए वाला होगा, एक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, तो मतलब लास्ट में क्या रहा 1, तो हेंस इट हैज अ वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, ऑक्सीडेशन। लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। Iron react with oxygen and moisture forming iron oxide, that is the Fe2O3 into X2O. It is oxidation of iron. अगला प्रश्न है which of the following are isotope of carbon, निम्न में से कौन कार्बन के समस्थानिक है या फिर निम्न में से कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन नाइट्रोजन 14, कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16, कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 15। यहाँ पर क्या बोला? कार्बन के समस्थानिक पूछा तो नाइट्रोजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, सो ऑप्शन ही वाला हो जाएगा। C12 एंड C14 आर एन एग्जाम्पल ऑफ या फिर आर एन आइसोटॉप ऑफ कार्बन। आइसोटॉप हैव सेम एटॉमिक नंबर, जो
क्या होते हैं, आइसोटॉप होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर समान होता है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। लाइक C12 एंड C14 बोथ हैव एटॉमिक नंबर 6। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, निम्न में से सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? NaCl, KBr, CH4, MgO मतलब कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मीथेन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला CH4 मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस, जो कि दलदली भूमि में पाया जाता है। एंड मीथेन गैस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस प्लांट होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला CH4। निम्न में से सात संयोजक यौगिक कौन सा है? तो CH4 मीथेन। कोवैलेंट कंपाउंड आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH4 मीथेन इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन अकर एट, मतलब कि क्या बोला है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, जो ऑक्सीडेशन होगा वह क्या होगा? एनोड पर होगा। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं यहाँ पर। एओ मतलब हो जाएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, CR कैथोड पर रिडक्शन होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है, एनोड। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अकर्स एट एनोड, एट द एनोड मतलब कि सदैव कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। इसको दिमाग में बैठा लेना। अगला प्रश्न है हु परपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो 1953 में जो है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डीएनए डबल मॉडल या फिर डबल हेलिक्स मॉडल इन 1953। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 23, 46, 44 एंड जो है 48। तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर तो रहेगा 46। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव में जो है कायिक गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, तो 44 मेल में होता है प्लस 44 फीमेल में होता है, क्योंकि मेल में XY और फीमेल में XX होता है। तो ये दोनों निकाल दें, ये दोनों क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। बट 44 जो क्रोमोसोम बचते हैं ये रिमेनिंग क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा 46। 23 पेयर इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? CO2, H2O, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो यह क्वेश्चन सीनेट में भी पूछा गया, JNM में भी, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे ही गए हैं लगभग, जो आपको आज कराया जा रहा है मॉडल पेपर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, जल से आता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के टूटने से। अगला प्रश्न है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द ह्यूमन हार्ट थ्रो, मानव हृदय में या फिर मानव के हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवेश करता है किसमें? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इसमें क्या होता है? इम्प्योर। पल्मोनरी आर्टरी में जो है इम्प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में जो होता है प्योर ब्लड होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। सो मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो प्रवेश करता है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, बी वाला, बाएं एलिंद में आता है। बाएं एलिंद और बाएं नीले में क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। और बाएं एलिंद और बाएं नीले के बीच जो है मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है, मिट्रल वाल्व होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में होता है। इसी को बाइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। और दाएं एलिंद और दाएं नीले के बीच जो है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसे सेमिलुनर वाल्व भी कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन एंड इंटर द लेफ्ट एट्रियम, फेफड़ों से फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं एलिंद में प्रवेश करता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, इन ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम, प्रासड़ में जल का गमन कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन या फिर हायर सॉलिड कंसंट्रेशन टू लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन, लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन, एंड थर्ड ऑप्शन है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, लास्ट इज अ विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रासड़ में क्या होता है, देखो क्या बोला है कि प्रासड़ में जल का गमन जो होता है वह लोअर कंसंट या फिर लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सो ऑप्शन बी वाला सही होगा यहाँ पर। इन ऑस्मोसिस वाटर मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो कि 20 मीटर ऊंचाई पर रखी है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 1000 जूल, 1500 जूल, 2000 जूल, 2500 जूल। आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला 2000 जूल होगा। कैसे होगा चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है एम जी एच होता है। तो एम क्या दिया है यहाँ पर 10 और गुरुत्वीय त्वरण भी 10 दिया है। तो जो ऊंचाई है 20 है, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 20 नहीं मतलब कि 2000 जूल आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है, इफ 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज, मतलब कि बोला क्या है, यदि 4 ओम 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो इनका टोटल या इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला 2 ओम होगा। क्या होगा? 2 ओम होगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा 2 ओम? तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो देखो यहाँ पर जो समांतर क्रम होता है उसका जो फॉर्मूला है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, या फिर जो कुछ भी डैश डैश करके रहता है इनफाइनाइट करके। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 हो जाएगा। तो 3/12 प्लस 2/12 करेंगे प्लस 1/12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/12। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ऑप्शन, मतलब सॉरी, जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लास्ट में वो आ जाएगा r/2। 2 ओम मतलब आर इक्वल टू 2 ओम आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है 2 ओम वाला आंसर करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न है, द मोमेंटम ऑफ अ 0.5 kg बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, उसका संवेग क्या होगा? 5 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब होता है इंटू, इसको भी इंटू पढ़ा जाता है, मल्टीप्लाई भी पढ़ा जाता है और इसको भी इंटू पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 5 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड एंड 15 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, 20 के जी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग से चल रही है, तो उसका जो संवेग है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 15 किलोग्राम, सॉरी सी वाला नहीं मतलब कि ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन बी वाला सही है। तो कैसे होगा? P इक्वल टू एम भी 0.5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला 20 सेंटीमीटर होगा आंसर। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो क्या होता है जब हम 20 मल्टीप्लाई 20, या फिर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब कि 20 मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे तो कितना होता है? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही है 20 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू हम वहाँ पर ट्रिक से बताएं आपको, बाकी यहाँ पर क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूला जो होता है इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 1/60 प्लस 1/30। 1/30 जब करेंगे तो 1/60 प्लस 2/60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/60। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ए 100 वाट बल्ब ग्लो फॉर 5 आवर,
द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी। 100 वाट का बल्ब 5 घंटे के लिए जलता है या फिर 5 घंटे तक जलता है। उसकी ऊर्जा की खपत क्या होगी? उस टाइम के दौरान ऊर्जा की खपत क्या होगा? 0.5 किलो वाट आवर, 0.2 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर एंड 5 किलो वाट आवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला 0.5 किलो वाट आवर। तो पावर इक्वल टू सभी को पता है, इक्वल टू होता है P इंटू टी। तो यहाँ पर 0.1 किलो वाट आवर पावर हो गया और टाइम क्या है 5 आवर, तो 0.5 किलो वाट आवर आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2 इज अ, मतलब किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। 31st का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, वन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू प्रोडक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला, डिकम्पोजिशन, दैट इज द अपघटन रिएक्शन। ऑप्शन बी वाला सही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू सिमिलर सब्सटेंस, या फिर those reaction in which one compound break down into two simpler substances are called decomposition reaction, या फिर that type of reaction are called decomposition reaction। अगला प्रश्न है which of the following is an ionic compound, निम्न में से आयनिक यौगिक कौन सा है? HCl, NH3, KCl, CO2। यहाँ पर पूछा क्या, निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है K+Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K+Cl नेगेटिव पूर्ण रूप से आयन में डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन सी वाला है KCl। आयनिक कंपाउंड आर फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगला प्रश्न यहाँ पर, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक करेक्टर। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, और पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि पहले तो बढ़ जाएगा और फिर बाद में क्या होता है, घट जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक करेक्टर विल बी डिक्रीजेज। 33 का आंसर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज होता है मतलब कि घटता है। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण मेटेलिक करेक्टर घटता है। अगला प्रश्न है, इन द रिएक्शन 2s2 प्लस O2 गिव्स आउट 2s2O, हाइड्रोजन अंडरगोज, हाइड्रोजन कहाँ जाता है? मतलब कि अपक्रिया 2s2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, या फिर ऑक्सीजन है गिव्स आउट वाटर के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, या हाँ, हाइड्रोजन जो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द पीएच ऑफ 0.1 मोल HCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोल HCl विलयन का पीएच लगभग क्या होगा? 0.1 मोल HCl विलयन का पीएच लगभग क्या होगा? 1, 2, 3, 4, बताइए आंसर क्या हो जाएगा 35 का। तो 0.1 मोल HCl विलयन का जो पीएच होगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। कैसे होता है? तो पीएच इक्वल टू आपको पता होगा माइनस लॉग करके, जो फॉर्मूला है लॉग एच प्लस वाला। तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग, तो 0.1 लॉग एच प्लस। तो एक एच प्लस आयन की सांद्रता वहां पर क्या दिया, एक दिया है 0.01 करके। तो 0.1 यहाँ पर एच प्लस के पावर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा पीएच। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बन चतुसंयोजकता दर्शाता है क्योंकि कार्बन सो टेट्रा वैलेंसी विकास। इट हैज स्मॉल साइज, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट ऑप्शन है लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। 36 का बोल रहा क्या रहा, कार्बन सो टेट्रा वैलेंसी बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर चलिए देखते हैं बोला क्या गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्ड, मतलब कि जो लोहे में जंग लगने के लिए बोला क्या है, जो लोहा होता है उसमें जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन ओनली, वाटर ओनली, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है 37 का सी वाला, ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन का नेसेसरी होता है, आवश्यकता होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस्टिंग रिक्वायर बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगला प्रश्न है, द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज, मोनोहाइब्रिड संकरण की F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होता है? 1:2:1, 3:1, 9:3, 3:1, एंड 2:1। मोनोहाइब्रिड या एक संकर संकरण, एक संकर
संकरण की F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, 3:1 होता है, 3:1। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस 3:1 होता है। अगला प्रश्न है, द रेशियो 9:3:3:1 इज ऑब्जर्व्ड इन 9:3:3:1 अनुपात किसमें पाया जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, म्यूटेशन। 39 का आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दुई 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 हाइब्रिड या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1 अनुपात किसमें पाया जाता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानो मानो रक्त समूह AB क्या दर्शाता है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो कहीं साइड में लग रहा है बारात वगैरह है, तो इस वजह से डीजे बज रहा है। तो अगर इसमें सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसको इग्नोर करके आप जो है क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। सो 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वेयर इज एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, मतलब क्या बोला है? श्वसन में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में। तो श्वसन में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, प्लाज्मा और आरबीसी। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्लेटलेट या फिर अणु प्लेटिकाएं या फिर थ्रोम्बोसाइट। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में प्लेटलेट मुख्य भूमिका निभाती है। चोट लगने पर प्लेटलेट सक्रिय होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकालती है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है और थक्का बनाता है या फिर थक्का बनता है। अगला प्रश्न है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, डेंड्राइट, न्यूरॉन, सिनेप्स। 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है और दो न्यूरॉन के बीच के जो जंक्शन होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस टिश्यू। अगला प्रश्न है, यदि किसी पादप कोशिका को अत्यधिक सघन विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? कोशिका फट जाएगी, कोशिका में जल प्रवेश करेगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस होगा, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा सी वाला, कोशिका सिकुड़ जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस होगा। जब पादप कोशिका को सघन विलयन में रखा जाता है तो परासरण के कारण कोशिका से जल बाहर निकलता है, इससे कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है और कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण का जो 10% नियम है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% वाला लॉ किसने दिया था? तो लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसको आप लोग जानिएगा। और जो फूड चेन होता है उसमें जो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फूड चेन से दूसरे में, तो वह जो ओनली 10% ही होता है, 100 में से 10% ही होता है। इसी के कारण ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव क्या होता है? सीधा होता है, कभी भी इन्वर्टेड उल्टा नहीं होता है। तो खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बाई डायरेक्शनल, साइक्लिक, यूनिडायरेक्शनल एंड अनियमित। तो खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ऐसे नहीं होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दिशीय। अगला प्रश्न है, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन देन द पावर विल बी। यदि बल और वेग समान दिशा में हो तो शक्ति क्या होगा? एफ अपान भी, एफ इंटू भी, बी अपान एफ एंड एफ स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, एफ इंटू भी। यदि बल और वेग समान दिशा में हो तो शक्ति एफ इंटू भी होगा। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम से व्यक्त होता है? व्हिच लॉ एक्सप्रेस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ओम्स लॉ, जेम्स पासकोट, जूल लॉ, न्यूटन्स लॉ एंड जो है यहाँ पर दिया लेंज लॉ, मतलब कि लेंज का नियम। तो देखो जो क्या हो गया यहाँ पर, मान लो विद्युत हीटर हो गया, और जो आयरन जिसे बोला जाता है प्रेस, जिसे गांव में प्रेस बोलते हैं, आयरन हो गया, विद्युत हीटर हो गया,
और जो बल्ब हो गया, बल्ब, ये सभी क्या है जो है, जो जेम्स पारस्कॉट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स लॉ, जूल के नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम से व्यक्त होता है? तो जूल के नियम के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर जो 47 क्वेश्चन है, आंसर बी वाला होगा। अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, तो जूल का नियम क्या कहता है? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको भी जानिए। अगला प्रश्न है, मूविंग डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज। आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहता है, नियमित? मतलब कि आवर्त सारणी में हम समूह में नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार एटॉमिक साइज क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो क्यों बढ़ता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन सेल। अगला प्रश्न है, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल। यदि किसी कोशिका को अति प्रासारी विलयन में रखा जाए तो वह क्या होगा? फूल जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फट जाएगी, रिमेन अनचेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, क्या हो जाएगा? इट विल बी श्रिंक, मतलब कि वह जो है सिकुड़ जाएगी। ड्यू टू एक्जोऑस्मोसिस, एक्जोऑस्मोसिस मतलब कि बाह्य परासरण के कारण वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जाएगा इसी कारण क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, आइजैक न्यूटन, नील्स बोहर एंड एरविन श्रोडिंगर। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, जूल्स ने दिया था। किसने दिया था? जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं, जूल स्टेबलाइज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन क्या हो गए? साइंस के 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? जी के और इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी के सेक्शन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द वर्ड सोशियालिस्ट एडेड टू द प्रेमिएबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1977, 1976, 1975, 1962। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? 1950, 1976, 1975, 1962। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सोशियलिस्ट समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों के साथ जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, व्हिच वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। मतलब कि पूछा क्या, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट, फर्स्ट ए। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर की यात्राएं पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, जोनाथन स्विफ्ट एंड जॉन मिल्टन, थॉमस हार्डी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर की यात्राएं के लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं। अगला प्रश्न है, इन हुइच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। बोला क्या है, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1748, 1773। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, 1757। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? हु पेंटेड द मोनालिसा। माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची एंड राफेल। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, लियोनार्डो दा विंची।
मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ स्टेबलाइज्ड? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1948, 1950। करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर बी वाला 1945, 1945। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1926, 1950। आरबीआई जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इसकी स्थापना 1935 को हुआ था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक डब्ल्यू होता है? टंगस्टन, टाइटेनियम, टेंटलम एंड टेल्यूरियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला टंगस्टन। डब्ल्यू टंगस्टन का प्रतीक है जिसका पुराना नाम ऑल फ्रेम था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? डॉल्फिन, टर्टल, क्रोकोडाइल, शार्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, कालाहारी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लोकेटेड इन अफ्रीका। कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2SO4। सो इट इज अ वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, व्हिच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बुध ग्रह या मरकरी जो है वह सूर्य के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर है सी वाला मंगल पांडे को। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है, इनको फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर पीटी नेहरू। अगला प्रश्न 17 वाला पूछा, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, बोगी बील ब्रिज एंड बांद्रा वर्ली सी लिंक। तो आप लोगों ने सुना होगा एक अटल सेतु जो मुंबई में बना है। क्या अटल सेतु? शायद वीडियो मेरे गैलरी में पड़ा होगा, हमने बनाया था, तो उसको हम वीडियो डालकर आपको दिखा देंगे। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला बोगी बील ब्रिज। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। असम में स्थित बोगी बील ब्रिज भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुलों में से एक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है।
केरल को मसालों के भारी उत्पादन के कारण यह उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी वाला, लीवर, यकृत। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1875, 1890। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। 1885, ऑप्शन ए वाला सही है। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे हम डॉप्सन डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट से मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। बाकी ओजोन परत यूवी विकिरण से ह्यूमन की क्या करती है? यूवी जो ओजोन परत है वह अल्ट्रावायलेट विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ह्यूमन की रक्षा करती है, जो समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल रामायण? रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड धौलागिरी। करेक्ट आंसर है सी वाला, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर है डी वाला, वॉरेन हेस्टिंग्स। 24 का डी वाला सही है। वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? हु किल्ड सैंडर्स? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला, भगत सिंह। 1928 में भगत सिंह और साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आधिकारिक रूप से? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं। नो ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आधिकारिक रूप से? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। 26 का यहाँ पर आंसर जो है डी वाला होगा। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ? 24 आवर, 23 आवर, 56 मिनट 4 सेकेंड, 25 आवर एंड 23 आवर। तो पृथ्वी का घूर्णन काल जो होता है वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड सिडेरियल डे है। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द शक इरा स्टार्ट? शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 57 BC, 78 AD, 1206 AD एंड 1947 AD। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बी वाला, 78 AD। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हम लोग यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर किसके क्वेश्चन को, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि जीके सेक्शन के बाद आता है एग्जाम्स में।
तो पहला क्वेश्चन बोला क्या, चूज द करेक्ट टेंस। सी डैश हर होमवर्क बिफोर सी वेंट टू बेड, फिनिशेस, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड एंड फिनिश्ड। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हैड फिनिश्ड, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सी वेंट टू बेड। मतलब कि वह बेड पर जाने से पहले उसके गृह कार्य को पूरा कर दी थी या पूरा कर चुकी थी, पूरा कर चुकी थी होगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हैड है तो पास्ट में है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इस एक्टिव का पैसिव वॉइस क्या होगा? दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द रिजल्ट आर अनाउंस टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, द रिजल्ट वेर अनाउंस टुमारो एंड द रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड टुमारो। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, वह कल रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, या फिर वह कल रिजल्ट को वह दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, हाँ तो वह कल रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, रिजल्ट कल अनाउंस किया जाएगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा आंसर यहाँ पर। फ्यूचर पैसिव इक्वल टू विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा डबल वाला है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम डॉट इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट है यहाँ पर, इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड उस वह कहा या फिर वह बोला, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मैं यह समस्या हल कर सकता हूँ। ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ही सेड दैट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही सेज ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ही सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। थ्री का आंसर क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट, वह बोला, ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कैन के साथ कुड और दिस के साथ दैट का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। यू डैश फिनिश दिस वर्क बिफोर 5 PM, इट्स कंपल्सरी, माइट मस्ट कुड वुड। क्या लगेगा? तो यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर 5 PM, इट्स कंपल्सरी। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क, तुम इस कार्य को 5 बजे से पहले पूर्ण करोगे या समाप्त करोगे, इट्स कंपल्सरी, यह आवश्यक है। ऑप्शन फोर्थ का बी वाला हो जाएगा मस्ट। मस्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज फोन डैश म्यूजिक इन ऑफ एट विद। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी वाला, सी इज फोन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑफ म्यूजिक। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। ही ट्राइड हार्ड, कामा डैश ही फेल्ड एंड बिकॉज बट सो। क्या हो जाएगा? तो ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड। ही ट्राइड हार्ड, उसने वह कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा बट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट वाज इज वेयर हैज। क्या लगेगा? हो जाएगा यहाँ पर नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड वेयर प्रेजेंट, ना ही राम और ना ही उसके मित्र प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। वेयर लगेगा। वर्ब एग्री विद नियरेस्ट सब्जेक्ट लाइक फ्रेंड प्लूरल है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास। हॉट ही सेड इज ट्रू, हॉट ही सेड इज ट्रू, वह क्या बोला सत्य है। एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, प्रिंसिपल क्लास। तो यहाँ पर किस टाइप का क्लास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यहाँ पर नाउन क्लास है। यहाँ पर क्या बोले, हॉट ही सेड एक्ट एज सब्जेक्ट, नाउन क्लास। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन ए एंड द नो आर्टिकल। नवे का आंसर क्या हो जाएगा? तो रात के बज रहे हैं कितना, 9:21 हो रहा है। अभी अभी रात के 9:21 हो रहा है और वीडियो अभी अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल मॉर्निंग में आपको मिलेगा, हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट करके या सॉरी टेलीग्राम पर पोस्ट करके बता दिया था। तो इतना ज़्यादा इफर्ट करने के बावजूद भी आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वो वही समझ सकता है जो इस पोजीशन पर हो।
कहते हैं किसी को उसकी हालात या फिर किसी पर्सन का हालात तभी समझ में आता है जब वह उस हालात या फिर उस पोजीशन उस कंडीशन या सिचुएशन से गुजरा हो तब। तो ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ही इज अ यूरोपियन सिटीजन, वह एक यूरोपियन नागरिक है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द प्लेयर हैव डन देयर ड्यूटी, ईच प्लेयर्स हैव देयर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सेंटेंस में एरर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द प्लेयर डन देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर हैव जो है क्या एरर है, हैव के साथ हो सकता है हैज डन देयर ड्यूटी, ऐसा हो सकता था। तो ईच इज सिंगुलर शुड बी हैज, यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगाना चाहिए था लेकिन हैव लगा है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म, इफ आई हैड वर्कड हार्ड कामा आई सक्सीडेड, विल हैव वुड हैड, क्या हो जाएगा 11 का? तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड, यदि मैं कठिन मेहनत करता तो मैं वुड हैव सक्सीडेड, तो मैं सफल हो जाता, या फिर सफल हो, हाँ सफल हो जाता, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री चूज करना है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोला क्या है, नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज हायर देन कंचनजंगा, मतलब कि कंचनजंगा के अलावा भारत में कोई और अन्य माउंटेन या फिर अन्य जो है पर्वत है वह क्या है, ऊंचा नहीं है, हायर अधिक मतलब कि ऊंचे नहीं है। तो क्या होगा, कंचनजंगा इज हायर देन एनी माउंटेन इन इंडिया, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, कंचनजंगा इज वेरी हाई, कंचनजंगा इज मोस्ट हाई हाई माउंटेन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, कंचनजंगा भारत में एक हाईएस्ट माउंटेन है, ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सिनोनिम, एफीमेरल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड, नॉइजी एंड पावरफुल। तो सिनोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, एस भी हमने शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, शॉर्ट लिव्ड। इफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, इफीमेरल मीन लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है, सॉरी सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची होता है, सॉरी विलोम नहीं होता है, हाँ सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है और एंटोनिम का मतलब विलोम होता है, उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम क्या होगा, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबबोर्न, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, रिजिड, फर्म, फ्लेक्सिबल, डिटरमाइनेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, फ्लेक्सिबल। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कोई व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक एंड पैगन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए बी वाला हो जाएगा, एथिस्ट क्या कहलाता है, यह जो है एथिस्ट कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। एथिस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, ब्रेक द आइस मीन टू ब्रेक समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू एंड फ्रेंडशिप, टू टू क्रिएट ट्रबल। ब्रेक द आइस मीन्स का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, बात का बतंगड़ बनाना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ब्रेक द आइस बर्फ तोड़ना, मतलब कि किसी चीज का किसी छोटे से बात को बड़ा बनाना। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज द हाउस डैश आई वाज बोर्न, व्हिच, हु, वेयर, हुज, क्या हो जाएगा? तो देखो हाउस, दिस इज द हाउस, वेयर यहाँ पर क्या लगेगा, सुइटेबल क्या लगेगा, वेयर लगेगा, आई वाज बोर्न या वही, दिस इज द हाउस या वही घर है जहां पर मैं पैदा हुआ था, या फिर जहां पर मेरा जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट करेक्ट गेरेंट इन्फिनेटिव बताना है, तो सी प्रीफर्स डैश इन द मॉर्निंग, वॉक, टू वॉक, वॉकिंग, वॉकड, क्या हो जाएगा 18 का? तो सी प्रीफर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में वॉकिंग जो है प्रीफर करता है, पसंद करता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल बी, विल बी एंड डोंट बी एंड आर नॉट बी। तो यहाँ पर 19 का क्या हो जाएगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, शैल बी लेट्स गो फॉर अ वॉक, या फिर लेट्स गो फॉर ऑक शैल बी, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। लेट्स गो क्वेश्चन टैग इज शैल बी, तो यहाँ पर शैल बी हो जाएगा लेट्स गो के स्थान पर। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क हार्ड, he is one of those boys who work hard and he is one of those boys who working hard, he is one of those boys who has worked hard। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस बताना है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला,
ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क हार्ड, या वही एक लड़का है जिसने कठिन मेहनत किया था। ऑप्शन या फिर कठिन मेहनत किया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑल ऑफ you dear student, thank you for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Mad Mind Ved Academy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह मॉडल पेपर या वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सकता हो अब 2 दिन आपका या फिर 1-2 दिन आपका वीडियो अपलोड ना हो, क्योंकि क्या होगा आपका जो जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए थर्ड मॉडल पेपर बनाया गया है, तो उसको वीडियो बना ले फिर उसको भी हम अपलोड कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।